हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है गाइड की, वो 6 सेशन है। बट 6 सेशन पे जाने से पहले मैं कोशिश करूँ कि क्यों ना मैं आपको पुरानी क्लास को रिवाइज करा दूं कि पुरानी क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अब तक जो आपको गूगल शीट में एक टास्क मिले हुए हैं, जो हमने सीखा हुआ है, उन टास्क को करने के लिए आपके क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस है, क्या उसके पेन पॉइंट है, क्या आप क्रॉस सेल करोगे, अपसेल करोगे, क्या बेनिफिट है। इन सब की लिस्ट बना लो, अपडेट कर लो, जो टास्क आपको आपकी गूगल शीट में करना है। दूसरा, आपको मैंने बोला था कि आपको 2 घंटे बिजनेस के लिए निकालनी चाहिए, नई चीजें सीखने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन वाली बातें हों, उसके ऊपर फोकस किया जा सके। तभी आप अपनी लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी लेकर आओगे। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि सेल्स की दो ही कोर प्रॉब्लम है। एक है लीड्स का लाना, और दूसरा आई हुई लीड्स को कन्वर्ट कर कर बिजनेस में कन्वर्ट करना। तो इन दोनों के ऊपर हम जनवरी में प्लान कर रहे हैं एक फुल सेशन रखने के लिए। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है, आपको 2 वाइट पेज लेने हैं। एक वाइट पेज पे लेना है, लिखना है हाउ टू गेट 100 लीड्स। दूसरे पेज पे लिखना है आपको हाउ टू कन्वर्ट द लीड्स। ताकि जो जो आपके दिमाग में विचार आए, आप उस वाले पेज पर लिखते रहो, और उनका डिस्कशन हम अपनी एक स्पेशल क्लास में करेंगे, ताकि सब लोग हाउ टू गेट 100 लीड्स की शेयरिंग करेंगे। तो 4 आइडियाज आपको और एडिशनल आ सकते हैं। तो इसके ऊपर एक फुल फ्लैज क्लास रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये पेन है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। नेक्स्ट, हमने बात की थी अगर कन्वर्जन करना है, तो कन्वर्जन की 3 चीजें मैंने आपको सिखाई थी। कि आपके पास कोई लीड आ गई है, तो आपको आपका पीएसबी मॉडल, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट का मॉडल तैयार करना है। कि कोई भी बंदा जब आप आता है, तो उसके पेन को, उसकी प्रॉब्लम को कैसे आप पूरे दोगे, कैसे बढ़ाओगे, कैसे दिखाओगे, अपने सॉल्यूशन को कैसे दिखाओगे, और बेनिफिट्स के रूप में कैसे उसको समझाओगे। बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं, तो बेनिफिट्स के 4 बेसिक टूल हैं। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप बेनिफिट्स को रिलेट करोगे उसके टाइम से, उसकी मनी से, उसके कंफर्ट से, और उसके इमोशन से। तो 4 चीजों से जब आप रिलेट करते हो, तो बंदा इमोशनल पॉइंट से चीजों को सुनता है, एज ए फीचर्स नहीं देखता है। और मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि आपको 5 केस स्टडी रेडी करनी है, जिसको आप पीएसबी मॉडल में लोगों को बता सको, सिखा सको। जैसे मेरे पास में आज की डेट में राजीव गर्ग की, वरुण की, और अंजलि अखिल की, ये 3 केस स्टडी रेडी हैं, जिनको मैं बता सकता हूँ। इस वीक में फोकस करूंगा 4-5 और केस स्टडीज आप लोगों से डिस्कस करके, उसको तैयार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। दूसरा जो चीज मैंने बताई थी कन्वर्जन में, जो आपको हेल्प करती है, 3 वाई। अगर आप ये डिस्कवरी कर लो, इसको राइट डाउन कर लो, वाई दे बाय दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड वाई दे बाय एंड दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम यू। एक सेकेंड, बस एक फोन आ रहा है कोई अननोन नंबर का, इसको मैं एक बार उठा लेता हूँ। हेलो।
तो आप अपने इस प्रोसेस को स्किप कर कर सीधे यहाँ आ सकते हो देखने के लिए। तो यहाँ हमने बात की थी दूसरे सेक्शन में लास्ट क्लास के अंदर कि कैसे आपका जो कन्वर्जन है वो बढ़ सकता है अगर आप 3 वाई की डिस्कवरी कर लो कि क्यों आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खरीदने हैं, क्यों आपसे खरीदने हैं, और क्यों अभी खरीदने हैं। इन तीनों चीजों की अगर आप प्रायोरिटी सेट कर लो, अपने आप के इन क्वेश्चंस के आंसर कर लो, तो आपका सेल्स कन्वर्जन आसान हो जाएगा। प्लस आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में अगर एक टॉफी प्रोडक्ट ऐड ऑन कर लो, यानी कि आप कुछ क्रॉस सेल के प्रोडक्ट ऐड ऑन कर लो जिनको आप एडिशनल बेच सकते हो, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट भी बेचा जा सकता है, आपका इससे भी कन्वर्जन आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने कुछ बिजनेस के बेसिक्स की बात की थी, समझे थे। फिर हमने बात की थी कि बिजनेस करने के दो ही मकसद है, या तो प्रॉफिट्स कमाना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचकर, या प्रॉफिट कमाना अपने बिजनेस को बेचकर। क्योंकि आपके पास दो चीजें होती हैं जिसको आप बेच सकते हो, पहला है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दूसरा है आपका बिजनेस मॉडल। और बिजनेस मॉडल को बेचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दो आते हैं जिसके ऊपर लोग फोकस नहीं कर पाते, वो है आपकी गुडविल, आपकी ब्रांड वैल्यू, और दूसरा है डाटाबेस। इसीलिए हमने कहा था कि डाटाबेस आपको मेंटेन करना इस तरीके से ताकि इन फ्यूचर आप अपने आप को किसी के मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर या बाइंग प्रोसेस में टेक ऑन कर सको। साथ में हमने क्लैरिटी की थी कि रिलेशनशिप विद डाटा मायने रखती है, ना कि सिर्फ डाटा। क्योंकि डाटा तो आपको थोक के भाव मिल जाएगा, बट उसको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। तो हमने बात की कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है। रिलेशनशिप ये कि भाई जो मेरे पास डाटा है, या तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे से कोई ट्रांजेक्शन कर लें, या मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अवेयरनेस को लेकर प्रेजेंट हो जाए। जैसे मुझे पोर्श गाड़ी नहीं खरीदनी, बट मुझे पोर्श की अवेयरनेस है, यानी कि उसकी ब्रांड वैल्यू की मेरे को अवेयरनेस है। तो हम अपने डाटाबेस में यही दो चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर हमने बात की थी कि अपने डाटाबेस को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, अपने उसको वैल्यू करेंगे। हमने करेंसी की बात की थी कि आपको 3 करेंसी मिलती हैं जो आप किसी इंसान से ले सकते हो। वन इज मनी करेंसी जो ले सकते हो, दूसरा उससे सोशल कनेक्शन और रेफरेंसेस ले सकते हो, तीसरा उससे स्वेट और उसके एफर्ट्स को ले सकते हो। अगर आपको पहली चीज नहीं मिल पा रही बिजनेस में, तो कोशिश करो आपको सेकंड या थर्ड मिल जाए, तो कुछ ना कुछ तो लो बिजनेस में। क्योंकि बिजनेस का मतलब इन टर्म्स ऑफ बेस प्रिंसिपल 9 है कि आपको कुछ ना कुछ कमाना है वहां से। प्लस हमने बात की थी कि बिजनेस ओनर की आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। आइडेंटिटी उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर लोग अवेयर हैं। खरीदे ना खरीदे वो बात की बात है, क्या अवेयर भी हैं कि उनको पता है कि क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हो, सर्विसेज बेचते हो। फिर हमने बात की थी कि आप एक्चुअल में महसूस कर कर देखो कि आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो या डिग कर रहे हो। क्योंकि दैट इज द ह्यूज डिफरेंस टू सीइंग कि लोगों के बिजनेस क्या है। हमने एग्जांपल से देखा, बिट्टू टिक्की वाला, सुखदेव ढाबा, डॉक्टर लाल पाथ लैब और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन को समझा, और एक मजदूर को भी समझा जो मजबूर है उस काम को करने के लिए। और हमें एहसास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही काम हम भी कर रहे हैं। साथ में हमने बात की कि आपको अपने इमोशंस पे कम ध्यान देना है बिजनेस सेंस में, पर्सनल सेंस में इमोशंस पे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि प्रोफेशन का मतलब है पैसा, और पर्सनल का मतलब है प्यार, अटैचमेंट। साथ में हमने बात की थी बीजेपी की कि आपके पास एक बायर जर्नी का पाथ होना चाहिए। उस बायर जर्नी पाथ के अंदर वो बनेगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप्स। क्या उसके अंदर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस लोग आपसे पूछते हैं, क्या ऑब्जेक्शंस करते हैं, क्या क्या आप किसी बंदे से जब मिलते हो क्या क्वेश्चन पूछने हैं, इन सारी चीजों की बात की थी हमने। और इसके साथ में हमने अपने इस डिस्कशन को कंप्लीट किया था। टुडे वी आर ऑन दैट नोट। आज की क्लास में हम जो समझने वाले हैं, यू ऑल आर अलाइन विद मी। आज हम अपनी क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं हाउ टू से नो। एक ऐसी स्किल, एक ऐसी आर्ट जो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो सक्सेसफुल लोग रहे हैं उनको पता है कि किस तरीके से नो बोलना है, कैसे बोला जाता है। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जहां हम नो नहीं बोल पाते, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि नो नहीं कह पाते, क्या बेनिफिट है नो कहने के, कैसे इसको कहेंगे, ये सारी चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो विद दैट नोट आई एम स्टार्टिंग टूडेज क्लास। आप यहां से टेक ऑन कर सकते हो। आज की क्लास क्या बताना चाह रही, क्या समझा चाह रही, सेइंग नो इज ए स्किल विच कैन बी लर्नड। जैसे कि ड्राइविंग, स्विमिंग, शूटिंग, ये स्किल आप सीखते हो, डांसिंग, ऐसे ही नो कहना भी सीखा जा सकता। आपको कॉन्शियसली हफ्ता 10 दिन महीना इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और जीवन भर के लिए ये लर्न आपके लिए इनबिल्ड हो जाएगा। उससे पहले मैं एक ये छोटी सी
क्लिप दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या आपको मेरी आवाज़ इसमें आ रही है। एक सेकंड कहाँ गया। एक सेकंड, अभी हम चैट बॉक्स पे शेयर दिस साउंड हियर। Mr. Saigal, आवाज आ रही है चैट बॉक्स आ में? रही है भैया। यस यस। no. No, Your Honor. ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है, Your Honor. इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। My client said no, Your Honor. And these boys must realize no का मतलब no होता। उससे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो, या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो। No means no. And when someone says so, you stop. Great. With that note, we start today's class कि नो का मतलब नो होता है। लड़की अगर कहती है तो उस ना में हाँ नहीं तलाश करते। हमें गलत बिलीफ सिस्टम सिखा दिया गया है कि लड़की की ना में भी हाँ होता है। उसके बजाय हमें सीखना है बिजनेस में ना का मतलब हाँ होता है। नो इन बिजनेस मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लेट्स फाइंड आउट समथिंग विद देम जिन्हें हमें नो बोला है। तो लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से नो का मतलब नो है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट दे आर गिविंग टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं खरीद रहे, क्या हम इंप्रूव करें, कैसे उससे कनेक्ट करें, किस तरीके से फोकस करें। तो अगर हम देखें हम इन पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर यू कांट से नो। कौन कौन सी ऐसी आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में चीजें होती हैं, सिचुएशंस होती हैं जहां पे आप नो नहीं कह पाते। क्या आप मेरे साथ शेयर करेंगे, एक बार थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव करेंगे इस कन्वर्सेशन को कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन रहती है जहां आपको लगता है कि मैं नो नहीं कह पाता आपको। जब कोई बहुत प्यार से आके मतलब आपकी मदद मांगे, आपको पता है आपके पास बैंडविड्थ नहीं है अभी, और हम्म। आप फिर भी बोलते हो चल देखता हूँ, कोशिश हम्म। करता हूँ, हम्म। तो डायरेक्ट नो नहीं निकलता। हम्म। बहुत बढ़िया। और जी जब संदीप। कोई क्लाइंट ये कहता है कि मुझे कि मेरा ये प्रपोजल है, इसको ऐसे कर दो, अकॉर्डिंग माई नॉलेज मैं जानता हूँ कि ये नहीं होगा, लेकिन वो बार बार पुश करता है, मैं डे वन पे ही नो बोल देता हूँ, लेकिन वो कहता है, तो फिर ये कहना होता है कि ठीक है मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। जब क्लाइंट आके बोलता है कि सर इस वाले प्रोजेक्ट में देख लो, आगे वाले प्रोजेक्ट में बड़ा कमा लेना, अभी के लिए इतने में कर दो, हम्म। एटलीस्ट रिश्ते तो बनेंगे पहले। तो वहां पे हम नो नहीं कह पाते। बिल्कुल सही है। संदीप यू रेज हैंड, जी बताइए संदीप। हाँ, हर एक सिचुएशन में ही मेरे केस में नो बोलना मुश्किल मुश्किल होता है। तो जैसे ऑफिस में एम्प्लॉयज आके या नहीं आके भी अगर मैसेज कर दे कि सर तबीयत ठीक नहीं है, हम्म। या कोई भी रीजन है, बहुत बार नहीं भी होता मुझे पता है, तब भी मैं मना नहीं कर पाता। हम्म। ऑफिस में लोन के लिए मान लो टीम का लोन हो, ऑफिस में से कोई लोन मांग लिया तो हम्म। मना नहीं कर पाता। हम्म। क्लाइंट से जैसे अभी वरुण ने बोला कि कम में कर दो, क्रेडिट में कर दो, हम्म। ना बोलना मुश्किल हो जाता है। हम्म।
और क्योंकि हेल्पफुल नेचर है तो क्लाइंट्स भी 10 और चीजें बोलते हैं तो हम भी मना नहीं कर पाते, जो अभी यस, सर ने बोला अभी। बहुत बढ़िया। तो इन सब सिचुएशन में मना करना मुश्किल हो जाता है और मेरा भी बैंडविड्थ से बाहर चला जाता हूँ। यस, विनोद सर, आप कुछ पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम नो नहीं कह पाते? जी विनोद सर। यू शेयरिंग समथिंग वरुण, विनोद जी? अच्छा, नहीं मेरे लिए थोड़ा सा, मैं थोड़ा ब्लंट हूँ, तो मेरे लिए कोई नो कहना बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत ब्लंट हूँ उस मामले में ना, कहीं भी मैं फीडबैक इंस्टेंट देता हूँ। ओके। 90% टाइम मुझे कोई इशू नहीं है इससे। वाह, ये आपने एक नई चीज ओपन अप कर दी जो लास्ट में हम इस क्लास में सीखेंगे कि नो कहना एक कला है, तो नो कहने का तरीका सीखेंगे। क्योंकि जो विनोद जी ने बोला, ये बहुत सारे लोग हैं ना अफ्रंट बोल देते हैं, बट वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस, तो उसका एक तरीका है नो कहने का भी, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दैट इज वेरी बेस्ट पार्ट। और आपके अंदर ये एबिलिटी नो कहने की, तो आधा काम तो आपने हमारा आसान बना दिया है इस क्लास के अंदर। मैं अगर इन सिचुएशंस को जो ये पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आती हैं, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डालू, तो दो सिचुएशंस बनती है, दो कैटेगरी बनती है जहां पे हम नो कहने पे झिझकते हैं, अटकते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये वाली चीजों में नहीं कह पाता। तो सिचुएशंस है क्या वो? पहली, जहां आपसे आपके टाइम या आपकी प्रेजेंस या आपके कंफर्ट को लोग हिलाना चाहते हैं। पीपल आस्क टू बी अलोंग विद मी, मीन्स साथ चल के कहीं। जैसे किसी ने बोला कि यार है ना फिल्म देखने चलते, पैसे मैं दूंगा, लेके मैं जाऊंगा, खिलाऊंगा मैं, बट आप उस इंसान को ना नहीं कह पाते। यानी कि वहां पे आपका टाइम, आपकी प्रेजेंस, आपका कंफर्ट आता है। दूसरी ज्यादातर सिचुएशंस जो होती हैं वो होती है जहां पे आपका मनी या आपकी एसेट्स या आपका कोई वैल्यूएबल आइटम रिलेट करता है। जैसे कोई बंदा आपसे पैसे मांग ले, या कोई सेल्स करना चाहे, कुछ पैसे का लेन देन करना चाहे। ये दो मोटी मोटी सिचुएशंस होती हैं जहां एक इंसान लाइफ में अटका रहता है। पहला कौन सा? जहां मनी रिलेटेड एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। दूसरा, जहां उसके टाइम, उसके प्रेजेंस, उसके कंफर्ट के एस्पेक्ट आ रहे हैं। इन दोनों को अगर हम समझ पाए कि हाँ ये दो ही कैटेगरीज होती हैं, इन दोनों कैटेगरीज को समझ पाना आसान होगा, बहुत अच्छे से डील कर पाना आसान होगा। जैसे कि वाई कांट यू से नो, क्या, क्यों नहीं बोल पाते नो? क्या रोकता है अंदर से नो कहने से? सिचुएशन तो देख लिया हमने, ये दो सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशन में क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से नो हमें कहता है कि रुक जाओ, नहीं बोल पाते हम? कैन यू शेयर? इमोशनल बिहेवियर। इमोशनल बिहेवियर है, बहुत बढ़िया। और The personal connection which a person share. यस, उस बंदे के साथ एक पर्सनल कनेक्शन होता है, इमोशनल कनेक्शन। हेल्पफुल नेचर। हेल्पफुल नेचर, बहुत बढ़िया बात। Honestly, कई बार तो ग्रीड भी होती है कि यार हाथ से ना चला जाए। हाँ, कई अगर बार आपको क्लाइंट की बात होती है तो ये होता है, यार कम से कम कुछ तो आ रहा है, कुछ ना से कुछ तो बेहतर। बिल्कुल सही। पुराना मान फियर जाए। फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। बिल्कुल सही। तो ये कुछ ऐसे रीजंस आपने बताए जो हमने देखे। तो इन रीजंस को अगर मैं बताऊं, ड्यू टू सम बिलीफ्स, आप कुछ चीजों को बिलीव करते हो, जो कल की क्लास में या हमने पहली क्लास में पढ़ा था। आपका बिलीफ सिस्टम आपको रोकता है। जैसे मैं अगर ना कह दूंगा तो उसको कहीं मैं रूड ना लगूं, उसको कभी सेल्फिश ना लगूं दूसरे को। यानी कि आप दूसरे के बारे में सोच रहे हो कि दूसरा मेरे बारे में ये ना सोचे कि रूड या सेल्फिश तो नहीं है। ये कौन सोच रहा है? आप, आपके दिमाग में चल रहा है, ये आपका विचार है। दूसरा, आप दूसरे को अपसेट या हर्ट फील नहीं कराना चाहते। आप क्या महसूस कर रहे हो कि यार मैं दूसरे को अपसेट या हर्ट नहीं कराना चाहता। तो ये किसका थॉट है, किसका विचार है? ये आपका है। आप उस रिलेशनशिप में को खराब नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि यार मैं इसको ना बोलूंगा तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। किसको लगता है ये? मेरे को लगता है। मुझे आपको भी। लगता है, आपको लगता है, आपका फील है। हेल्पिंग अदर्स इज ए गुड डीड। दूसरों की मदद करना एक पुण्य का काम है, भलाई का काम है। ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करो। ना बोलने से दूसरों को बुरा लगेगा। तो अगर आप देखो, ये सारे जो बिलीफ मैंने बोले हैं, जो विचार मैंने बोले हैं, किसके हैं?
आपके हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, क्योंकि ना कहने के लिए जो चीज रोकती है वो हमारे खुद के विचार हैं, हमारी खुद की एक सोच है, खुद का एक दायरा है, जिन दायरे के अंदर हम रुके हुए हैं। जैसे कि जब मैंने बिलीफ टेस्ट आप लोगों के साथ किया था 10 नंबर वाला, और आपको उसके बाद जब क्लैरिटी मिली तो आपको बहुत कुछ ओपन हो गया, तो ऐसे ही आपके बिहेवियर, आपके एक्शन, आपके रिजल्ट पे अगर काम करना, तो सबसे पहले हमें आपके बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा, बिलीफ को समझना पड़ेगा कि माइट बी, बट उनको अच्छा फील कराने के लिए वाई यू टेक द पेन। मैं आपकी बात से एग्री कर गया कि आप ना कहोगे तो उसको दिखेगा कि ये सेल्फिश है, उसको दिखेगा ये रूड है, उसको लगेगा कि यार ये मेरे काम नहीं आ पा रहा। किसको लग रहा है? दूसरे को। बट अब जब ना कहना चाह रहे हो उस टाइम पे, तो आपका दिल तो नहीं है ना काम करने का, उसको मानने का, उस बात को। आप अपने आप को पेन दोगे जी, ये खंजर मैं अपने अंदर घोप लूंगा, लेकिन आपको ना नहीं कहूंगा। समझो ना जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि सबसे पहला स्टैंड जो हमने कल क्लास में भी सीखा था, या मैं आपको बार बार बोलता हूं, सबसे पहला स्टैंड है सेल्फ का और आपकी सोल का। आपको आपकी सोल के लिए और अपने लिए खड़ा होना है। तो अब कह रहे ना तो मैं अपने लिए खड़ा, ना अपनी आत्मा के लिए खड़ा, मैं उसके ऊपर खंजर लगाऊंगा और दूसरे को इंप्रेस करने के लिए अपने लिए दर्द सहता जाऊंगा। यू आर पीपल प्लीजिंग पर्सन। तो आप अवॉइड करते हो गिल्ट जोन को, कि यार मेरे को कभी गिल्ट ना लग जाए, दूसरे को इंप्रेस कर लेता हूं, दूसरे की नजर में अच्छा बन जाता हूं। तो दूसरे की नजर में आप अच्छे कब बनते हो? जब आप अपनी नजर में थोड़े से कम अच्छे होते हो। हमें अप्रूवल दूसरे का, प्रेज दूसरे का, दूसरे से तारीफ क्यों सुनना अच्छा लगता है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये अंदर से ये लगता है कि ये चीज हमारे पास नहीं है। मैं आपको आकर ये बताऊं कि भाई साहब आपके पास तो 2 आंखें हैं, आपको कैसा लग रहा होगा? प्लीज शेयर। आपको अनम्यूट करना होगा वरुण। ये सी, आप सी हो गए तो कोई भी बता सकता है। मतलब ये तो हमें पता ही है कि हमारे पास 2 आंखें हैं। है ना? मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, आपके पास 2 आंखें हैं, आप दोनों आंखों से देख सकते हो। दैट विल हैव नो मच वैल्यू फॉर यू, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट पार्ट। यू आपको बिलीव, आपको पता ही मेरे पास है। बट किसी एक अंधे को, किसी एक काने को मैं जाके बोलूं कि आपके पास 2 आंखें हैं, ही विल फील समथिंग। तो हम राइट। लोगों से प्रेज क्यों लेना चाहते हैं, क्यों अप्रूवल लेना चाहते हैं, क्यों उनको प्लीज करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत कुछ हमारे अंदर मिसिंग है, जो हमें दूसरों से वैलिडेशन मिलता है। जैसे मैंने आपको वैलिडेशन दिया कि आपके पास 2 आंखें हैं, आपको चाहिए ही नहीं है वैलिडेशन, आपने कहा तो पता ही है, चले क्या वैलिडेशन दे रहे हो। बट आपको अंदर से ये नहीं पता कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। दूसरे लोग आपको आके बताते हैं कि वरुण जी बहुत अच्छे हो, आपसे कनेक्शन महसूस होता है, बहुत अच्छा आप बोलते हो। धर्म जी आप बड़े डाउन टू अर्थ हो। विनोद जी आप बड़े वर्सटाइल हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। संदीप जी आप बड़े इमोशनल हो। तो ये चीज सुन के बड़ा अच्छा लगता है, हाँ और बोलो और बोलो। क्यों? क्योंकि हम अपने खुद के सेल्फ लव को तो कर ही नहीं रहे। ना हम सुबह अफर्मेशन करेंगे, ना ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज करेंगे, ना आई लव यू शीशे में बोलकर देखेंगे। हम ये सोचेंगे दूसरे लोग आए और हमें बताएं कि हम बहुत अच्छे हैं। तो यानी कि वी आर ए पीपल प्लीजिंग पर्सन। इस वजह से हमारे बिलीफ सिस्टम में हम दूसरों के साथ रूड नहीं होना चाहते, उनको अपसेट फील नहीं कराना चाहते, उस रिलेशन को वैल्यू देते। यानी कि आपका सेल्फ लव, आपकी फैमिली के प्रति आपका लव और आपका आपके काम के प्रति लव बहुत कम है। बी प्रेजेंट विद दैट, जो मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी को पैसे दे दोगे और उस पैसे ना आने की वजह से टेंशन ले लोगे, उस टेंशन की अपसेटनेस आप अपने परिवार को भी दिखाओगे, आप अपने काम पे भी डिमोटिवेट फील करोगे। बट उसको नहीं कहोगे, उस इंसान को भी मैं पैसे नहीं दे सकता। आपको पता है कि भाई मैं आज बाहर घूमने नहीं जा सकता, या इस इंसान के साथ ये इसका काम नहीं कर सकता, बट मैं ना नहीं कहूंगा क्योंकि उसको अच्छा लगेगा। तो इफ यू सी योर सेल्फ लव एंड योर फैमिली लव एंड योर वर्क लव इज लेस। कल जब मैं क्लास ले रहा था, कल क्लास में मेरे एक ताऊ जी के लड़के का फोन आया। उसने बताया कि वो हॉस्पिटलाइज है। प्रियंका ने फोन उठाया। उसने जी ठीक है आप हॉस्पिटलाइज हो, कोई मैसेज देना है? वो बोलता है कि मैं इमरजेंसी में बात कर रहा हूँ, है ना। तो प्रियंका ने ब्रेक में मेरे को बताया, मैंने फोन पे बात की, उसने बताया कि मैं एडमिट हुआ हूँ
और मेरा कल ऑपरेशन होना है सैटरडे। मैं ठीक है, तो वो इमरजेंसी में है, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है मेरे से, बताओ थोड़ा सा एक बार। कि मैं आ जाऊं आपके पास, योगेश मतलब वो आप भाई मेरे। आके फाइनेंशियली और इमोशनली मेरा सपोर्ट करो। सपोर्ट करो, तो क्या मेरे को चला जाना चाहिए उस टाइम पे क्लास छोड़ के? नहीं, पैसे ट्रांसफर करने चाहिए थे थोड़े बहुत। हम्म। क्लास तो बोल दो भाई, अभी मैनेज कर, मैं पैसा भेज रहा हूँ जो सपोर्ट बनता है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब आपकी काम की प्रायोरिटी फिक्स होती है, तो कितनी बड़ी इमरजेंसी क्या हो, आप काम के आने वाले रास्ते में सबको नो बोल दोगे। और पैसे वाली बात को भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, जो पैसे की हम सपोर्ट आने के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं ना कि पैसा निकाल के दे दे किसी को, उसकी भी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब आपका सेल्फ लव या आपका कमिटमेंट विद फैमिली या आपका कमिटमेंट विद वर्क, इन तीनों में से किसी के प्रति जब स्ट्रोंग होता है, तो आपको पता होता आप ना कह सकते हो बहुत आसानी से। आप चेक करो आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके कमिटमेंट लेवल में, आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके काम के प्रति जो प्यार है वो कम है। वो बाहर के लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, वो आप ही को कंप्लीट करना है। अगर मैं और अंदर की तरफ जाऊं, अदर्स हैज राइट टू आस्क एंड यू हैव राइट टू रिफ्यूज। दूसरों को एज ए ह्यूमन ये अधिकार मिला हुआ है कि वो आपसे पूछ सकते हैं, एज ए ह्यूमन, एज ए सोसाइटी, कि भाई मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि क्या आप मेरी मदद कर दोगे। तो अगर उनके पास राइट है आपसे उम्मीद लगाने का, आपके पास आने का, तो आपके पास भी तो राइट है रिफ्यूज करने का। अब बताओ ना मेरे को ये चीज। दूसरा बंदा आता है एक अधिकार से, एक लगाव से, एक उम्मीद से आपके पास, तो वो अगर अपना अधिकार, अपनी उम्मीद, अपने लगाव, अपने राइट को यूज कर रहा है, तो आपके पास भी तो राइट है उस अधिकार को, उस थॉट को यूज करने का। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप Yes. अगले का राइट तो देख रहे हो कि अगले का हक है, बट आप अपना हक नहीं देख रहे कि भाई तेरे पास भी तो हक दिया ना। तेरे को अगर कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है वोटिंग के टाइम पे, तो नोटा दे दिया ना सरकार ने कुछ सालों पहले कि भाई नहीं है तो तुम अपना अधिकार ये भी यूज कर सकते हो। बट हम कह रहे जी ना, क्योंकि मैं वोट देने गया तो किसी ना किसी को दे के आऊंगा। अरे भाई मत दो, कोई जरूरी थोड़ी ना है। बी पार्टिसिपेटिव इन दैट पार्ट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, व्हाट आर द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग इफ यू से नो। आप एक बार सोच कर देखो, अगर आप ये स्किल, ये एबिलिटी जो हम आज बिल्ड करना करेंगे, ना कहने की आदत अगर बिल्ड कर लो, तो आपके अंदर क्या बेनिफिट होंगे, क्या आपको फायदे हो सकते हैं, आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ, बता सकते हो? सबसे पहले तो जो ये ओवर, हमेशा एक ओवर बर्डन वाली फील आती है, ये ओवर कि भाई बहुत ज्यादा कमिटमेंट है, ये है वो वाली नहीं रहेगी। तो ओवर बर्डन नहीं रहोगे, स्ट्रेस नहीं रहोगे, प्रेशर में नहीं रहोगे। और अपने काम या अपनी प्रोफेशनल लाइफ या फैमिली लाइफ से ज्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि ये जब ज्यादा बर्डन नहीं होगा तो हम टू द पॉइंट मना कर देंगे। बिल्कुल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे, आपकी फैमिली लाइफ में, आप अपनी खुद की लाइफ में ज्यादा फोकस कर पाओगे। जो लोग सच में मायने रखते हैं, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ एक्चुअल में कर पाएंगे। लाइक रादर देन वो हमेशा एक वाइनिंग स्टेज में रहे कि तुम तो मेरे साथ कभी टाइम ही नहीं बिताते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हम उनको मतलब इम्पोर्टेंस दे पाएंगे जिनको हम सच में देना चाहते हैं। सच में देना चाहते हैं, जो हमारे लिए मायने रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। लाइफ आसान हो जाएगा। और हम लोग ओवर कमिटमेंट और गलत कमिटमेंट के वजह से लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाता है, स्ट्रेस रहता है, वो खत्म हो जाएगा। तो लाइफ बहुत ही इजी, सिंपल और फन हो जाएगा। यस। तो दैट मीन्स अगर आप सोच कर देखो, सिर्फ एक स्किल जिसकी अगर हम आप चर्चा कर रहे हैं, इसी की अगर हम मास्टरी करना स्टार्ट कर दें, यही एक स्किल आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट लेकर आ जाएगा, कितना समय बचाएगा, कितनी आपका जो गिल्ट जोन है, जो प्रेशर वाला जोन है, वो खत्म करेगा। जो लोगों को प्लीज करते रहते हैं हम, उसको खत्म करेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यस मेक्स शॉर्ट टर्म हीरो, बट लॉन्ग टर्म में जीरो बनाता है। अब शॉर्ट टर्म में तो उसकी नजर में अच्छे बन जाओगे यस बोलकर, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे आप जीरो बन जाओगे। साल खत्म होने वाला है, सोच कर देखो कितने लोगों के साथ आपने जो समय व्यतीत किया, कितने लोगों के साथ लिए जो आप काम आए, कितने लोगों को आप पैसे दे पाए, कितने लोगों के साथ आप घूमे, कितनी सारी मीटिंग्स में गए, कितनी सारी आप शादियों में गए, जो आज की डेट में अगर आप पीछे मुड़ कर देखो आपको लगता है कि वो तो वेस्ट था यार, करना ही नहीं चाहिए था।
पास्ट की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट को देख सकते हो, वहां से कुछ सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। यानी कि आप यस कह के शॉर्ट टर्म में तो अच्छा बन रहे हो, बट अल्टीमेट लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसान हो रहा है। कैसी चीज हो गई ये? यानी कि आज आप एक ऐसी चीज खा रहे हो जिसमें आपको मजा तो आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि जिससे आपकी लाइफ, आपका समय जो सबसे कीमती वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। आप जब नो कहते हो तो आपका बहुत समय बचता है। एक बार थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन आपका समय बहुत बचता है, क्योंकि उसके बारे में सोचने में, उसके बारे में प्लान करने में आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि आप उन चीजों पे फोकस नहीं करते जो आपकी प्रायोरिटी पे नहीं होते। यू बिकम लव्ड वन सेल्फ। आपका लव आपके प्रति, आपकी फैमिली के प्रति, आपके काम के प्रति बढ़ जाता है। कल के इंसिडेंट को जब मैंने महसूस किया, समझा, मेरे को देखा मेरा कमिटमेंट मेरे काम के प्रति ज्यादा है, रादर देन उसके उस इमोशनल ट्रायंगल को लेके जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। प्लस यू गेट मोर रेस्पेक्ट। जो क्लियर कट बात करते हैं लोग, उनकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, क्योंकि पता है कि यार ये बंदा सिंसियर है, सीरियस है, कमिटेड है, इसने अगर बोला तो करेगा, नहीं बोला तो नहीं करेगा। तो अल्टीमेट जिस रेस्पेक्ट को हम, जिस प्लीजिंग पर्सनैलिटी को, जिस उस सुकून को हम उससे ले रहे हैं, उसका काम कर कर मैं कह रहा हूं उससे डबल रेस्पेक्ट मिलती है जब आप नो कहना सीखते हो। नो एक बार बुरा लगता है दूसरे को, बट वो जिंदगी भर आपके काम आता है वो नो। तो विद दैट नोट आई एम सेइंग कि हाउ टू से नो, यानी कि नो कहना कैसे है। योगेश्वर जी समझ में आ गया कि ये तो बचपन से हमें सिखा दिया, हमारे बिलीफ सिस्टम में आ गया, और ये हमने गलत चीज सीख ली, और इसके नुकसान मेरे को पता लग गए। मुझे पता लग गया इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, मैं एग्री कर गया। बट आप मेरे को बताओ तो सही कि इसको सीखेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे। तो इसके एक्शन पॉइंट क्या निकल कर आए? एक्शन पॉइंट ये निकल कर आया, सबसे पहले चेक योर फीलिंग्स। जब भी आप किसी को यस कह रहे हो, तो यस कहते वक्त क्या आपको फुलफिल्ड एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है, या आप उस टाइम पे प्रेशर, बर्डन या पेन महसूस कर रहे हो? कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल कल का, पिछले हफ्ते का, पिछले महीने का महसूस कर कर देखो जहां आपने किसी को यस कहा या किसी को आपने नो कहा। दोनों ही सिचुएशन देखो। जब आपने यस कहा किसी को, किसी ने आपसे कुछ पूछा, कुछ मांगा, और उस यस में आपको फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस की फीलिंग आई, या किसी के साथ आपने यस कह दिया बट उस यस कहने में आपको लगा यार ये प्रेशर था, बर्डन था, फीलिंग थी। तो सबसे पहले हमें अपने इमोशन का इमीडिएटली चेक करना है। जैसे कि मैं आप लोगों से बोलूं, अभी हाथों हाथ आपसे बात कर रहा हूं कि हम अभी ना 2 घंटे की क्लास करेंगे 12 से 2 बजे के बीच में। तो आप में से कौन कौन आने वाले हो? इस मेरे प्रपोजल को, इस मेरी ऑफर को कौन कौन से लोग यस कहने वाले हैं और कौन कौन नो कहने वाले हैं? नो। यस। संदीप जी, विनोद जी? नो 12 से 2 क्लास। विनोद जी? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जब भी कोई इंसान आपसे कोई रिक्वेस्ट करता, कोई प्रपोजल देता, समझ लेता है, आपको ना इंस्टेंटली आपके सिक्स सेंस बता देती है कि इस कन्वर्सेशन को आगे कंप्लीट करने के लिए मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, फुलफिलमेंट रहेगी। तो आप उसको यस बोल दोगे। अगर आपको यस कहते वक्त मोरालिटी आ रही है, प्रेशर आ रहा है, बर्डन आ रहा है, कुछ पेन की फीलिंग सी क्रिएट हो रही है, दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है, सोचना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो सिचुएशन ना कहने लायक थी। आपके पास कोई बंदा आता है, वो आपको कहता है कि यार मेरे को ना 5,000 रुपये उधार दे दे 2 दिन के लिए। ये बात सुनते ही आपके दिमाग में क्या फीलिंग आ रही है, क्या इमोशन आ रहा है? नो। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मतलब, बट हाँ, इट्स नॉट एन इंस्टेंट यस, डिपेंड्स अपॉन मैं सिचुएशन नो कहूंगा क्योंकि मेरा बीइंग में हम नो हो गए हैं। ये हम्म। काम मैं नहीं कर सकता, पैसे का लेन देन। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपकी लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आए, आपको सबसे पहले इमिडिएटली अपनी फीलिंग को चेक करना है कि उस फीलिंग में क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी एनर्जी अगर अलाइंड नहीं है तो उस एनर्जी के ऊपर कितना ही कुछ बिल्ड कर लो, सब कुछ धराशायी हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा।
दूध के अंदर छोटी सी खटाई भी अगर डाल दोगे पूरे दूध का सत्यानाश कर देगी। तो लेकिन अगर भैया आप इसमें एक सवाल है इस चीज में कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे खासकर लर्निंग वगैरह वाली अगर हम देखें, कोई कोर्सेज वगैरह जहाँ वहाँ होते हैं, हमें जाके अच्छे लगते हैं और हम कभी पैसे की वजह से रुकते हैं, कभी टाइम के कमिटमेंट की वजह से रुकते हैं, किसी भी वजह से, लेकिन वहां पे यू नो कहा जाता है कि करके देखो तब पता चलेगा एंड ऑल दैट, गॉट इट। विच इज ऑल्सो फाइन, और हम करते भी हैं तो अच्छा भी लगता है और वो लाइफ में चेंजेस भी लाता है। तो क्या वो सिचुएशन पे भी ये रूल अप्लाई मतलब होता है? अभी आएगा, उसका आंसर भी आएगा अभी। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हमें नो कहना है या नहीं कहना है, यस कहना है या नो कहना है। एक बार इसको पकड़ तो ले, कहां से पकड़ेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं कि बेस लाइन क्या है, आपकी सिक्स सेंस, आपका इमोशन, वो वाली चीज जहां से आपको पता है कि जिस चीज को आप यस या नो कहने वाले हो वो एक छोटा सा यस या छोटा सा नो पूरी उस प्रोसेस को खत्म करने वाला है। तो उसके फीलिंग क्या है, जब भी आपने किसी को यस बोला और यस बोलते वक्त आपको फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस आ रही है, तो यू कैन डू दैट पार्ट। अगर आपको यस कहते वक्त थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, पेन हो रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है, आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, भाई इसका मतलब ओरिजिनली अंदर से नो कहने की फीलिंग थी, जो आपके अंदर एबिलिटी, स्किल नहीं है, हिम्मत नहीं है नो कहने की, जिसको हमें बिल्ड करना है। तो पहला चेक पॉइंट क्या निकल कर आया आपके लिए कि आपको आपकी फीलिंग्स को देखना है। दूसरा, डिफाइन योर वैल्यूज, योर कमिटमेंट कैटेगरी। अगर आप अपने वैल्यू सिस्टम को डिफाइन कर लो, जो एक्सरसाइज में कराता हूं, आप अपने कमिटमेंट की कैटेगरीज को डिफाइन कर लो, तो अगला बंदा कितनी दूर से आ जाए, कोई भी प्रपोजल लेकर आ जाए, तो आप उसको बहुत इजीली ना कह सकते हो। जैसे कि जो चीजें आपके लिए वैल्यू नहीं रखती, यू कैन इजीली से नो टू देम। जैसे आप में से जो लोग ड्रिंक नहीं करते, दारू नहीं पीते या नॉनवेज नहीं खाते, अब सोच कर देखो, आप उसको बोलो कि भाई तुम एज ए मेंटोर, एज ए कोच, आप में से कौन है जो ड्रिंक नहीं करता, नॉनवेज नहीं खाता, है ना? आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज ए दोस्त, एज ए भाई, न्यू ईयर की पार्टी आपको मेरे साथ बनानी है, मेरे साथ दारू पीनी और चिकन खाना है। क्या आप कर सकते हो मेरे लिए ये चीज? नो। तो आप नो क्यों कह पाए धर्म सिंह? क्योंकि ये एक वो मेरे को ब्लू पसंद शर्ट नहीं है। मेरे हाथ से देख लेना, ब्लू शर्ट नई वाली थी, मुझे तो प्रेस होने गई होगी, क्या है ये किसकी अंदर मेरी अलमारी में नहीं है। ठीक है विनोद सर जी। मैं अगर आपको प्रपोजल देता हूं या आप अपने किसी ऐसे मित्र को प्रपोजल देते हो जो दारू नहीं पीता, चिकन नहीं खाता, आप उसको 100% विद कमिटमेंट, विद लव, आप उसको बोलो कि भाई मेरे कहने से तू दारू नहीं पीता, आज तक तो नहीं पी ना, फिर वो क्या पता क्या स्वाद है इसका, मेरे कहने से न्यू ईयर पे तू मेरे साथ दारू पिएगा, चिकन खाएगा, वो इंसान आपको क्या बोलेगा? मना करेगा, क्यों मना कर रहा है? वो उसके बिलीव के अगेंस्ट है ना। हाँ, तो यानी कि अगर आपको आपके वैल्यू सिस्टम के बारे में पता, आपको आपके कमिटमेंट की कैटेगरीज के बारे में पता है, तो आप उस काम को करोगे नहीं। तो करेक्ट। कमिटमेंट्स आपके आपके वैल्यू सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए ना। जैसे कल मेरा कमिटमेंट डिलीवरी था कि भाई मैं आज पूरा दिन के लिए कमिटेड हूँ, क्योंकि 10-12 लोग आ रखे हैं, मेरे भरोसे आ रखे हैं, तो मेरी लाइफ में कितनी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, कल मैं उस कमिटमेंट को पूरा करूंगा। तो 100% नो कहना ही था मेरे को, हर सिचुएशन को लेके, वैल्यू सिस्टम को लेके। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे कि हमने जब मेंटरिंग ली, हमारी मेंटरिंग 1.5 लाख रुपए महीना थी, 4 घंटे मिलते थे हमें एक हफ्ते में बस, यानी कि उस 4 घंटे के एक हफ्ते की इस क्लास के कितने पैसे हुए? 35,000 रुपये लगभग, है ना? अब उस संडे को किसी के घर शादी हो तो क्या योगेश्वर वो शादी अटेंड करने जाएगा? बट शादी है भाई, उसकी दोबारा तो होगी नहीं ना मेरे लिए, क्योंकि उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती थी जो ट्रेनिंग हमारी चली थी। तो कैन यू सेंस कि किसी घर, इंसान के, मेरे खास रिलेटिव के घर पे कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई शादी हो या कुछ इस तरीके की चीज हो, तो मैं जा पाऊंगा उसको अटेंड करने के लिए? संदीप भाई, विनोद जी, धर्म, नहीं, क्योंकि उसने हमने वो
पैसे की वैल्यू डाल दी ना, पर सेकंड का तो पैसा काउंट होगा। यस, क्योंकि जो मैंने कोर्स किया, जो मैंने मेंटरिंग ली, 1.5 लाख रुपए महीना, यानी कि एक क्लास लगभग 35,000 रुपए की पड़ रही है। उस 35,000 रुपए में भी 4 ही घंटे है, और साला उस 4 घंटे की भी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा प्रायोरिटी पे आपकी शादी में जाना, कोई इमरजेंसी निपटाना, तो निपटा लो भाई। यानी कि जब आपका कमिटमेंट, आपकी वैल्यू सिस्टम अलाइंड होता है, आप प्रेजेंट होता, आपको पता होता, आप 100% उसको ना कह सकते हो। तो 2 चेक पॉइंट क्या दिए मैंने नो कहने से पहले? पहला चेक पॉइंट दिया, आप अपने फीलिंग के लेवल पे चेक करो, क्योंकि आपके सिक्स सेंस, आपका इमोशन, आपकी एनर्जी आपको बता देती है कि इस काम को करने में या ना करने में आप कैसा फील करोगे। दूसरा, उसको चेक करो आपके वैल्यू सिस्टम, आपके कमिटमेंट लेवल से, क्या आपके वो कमिटमेंट लेवल पे, आपके वैल्यू सिस्टम पे अलाइंड है कहीं पे? अगर अलाइन नहीं है तो कितनी बड़ी बात हो, कहाँ फर्क पड़ता है? कोई भी इंसान बोल दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज को लेके। इस तरीके से नहीं है। इन 2 चेक पॉइंट्स के साथ में तीसरा जो चेक पॉइंट आता है, वो आता है कि उस इंसान के साथ में आपकी रिलेशनशिप कैसी है, कि आपकी रिलेशनशिप क्लोज है या कैजुअल है। अगर आपकी रिलेशनशिप क्लोज है तो कई बार हम उस रिलेशनशिप में पेन भी ले लेते हैं। कई बार आपकी रिलेशनशिप अगर क्लोज है तो हम अपनी वैल्यूज और अपने कमिटमेंट से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि साले कैजुअल रिलेशनशिप्स में भी आप सारी चीजों को वही दे रहे हो। आपने अब तक डिफरेंशिएट ही नहीं कर रखा कि आपके लिए क्लोज रिलेशन कौन है, कैजुअल कौन है। कोई भी ह्यूमन बीइंग आपके पास आया, उसने आपसे कुछ उम्मीद की, आपसे बात की, और आपने कहा जी दे देंगे। तो यानी कि उस क्लोज रिलेशन की वैल्यू और उस कैजुअल रिलेशनशिप की वैल्यू में क्या अंतर हुआ, है ना? जैसे कि मैं अगर बात करूं, मेरे को वरुण या धर्म सिंह ये बोल रहे हैं कि भैया इस न्यू ईयर की पार्टी पे आपको मेरे साथ चलना है, पार्टी में एंजॉय करना है। मैंने कहा नहीं यार, मेरा ना ऑलरेडी कहीं पे प्लान हो रखा है। और धर्म कह रहे नहीं भाई, तेरे को दोस्ती रखनी पड़ेगी, मैंने ऑलरेडी रिश्तेदार बुला रखे, सबको बता रखा है। वरुण कह रहा भैया आपको आना पड़ेगा बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे, है ना? तो चांसेस आर कि मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मेरी क्लोज रिलेशनशिप है दोनों के साथ में। बट कोई एक ऐसा इंसान जो मेरे ऑफिस में आया, है ना, और मेरा क्लाइंट बन गया 1 हफ्ते से, और वो बोल रहा है कि योगेश्वर जी, एक घर पे पार्टी, आपको भी चलना है, आना है, तो क्या मैं उसको भी यस कहूंगा? क्यों भाई, वो भी तो इंसान है, वो भी तो पार्टी में बुला रहा है। क्या प्रेजेंट हो रहा है? कि क्या आपने अपनी लाइफ के क्लोज लोगों की लिस्ट भी बना रखी है? क्या आपको पता है कि कौन क्लोज है? सब एक ही भाव बिक रहे हैं कि तू भी एक भाव, तू भी एक भाव, क्योंकि तू भी ह्यूमन बीइंग है, तू भी ह्यूमन बीइंग, सबके लिए मैं एक जैसा हूं ना। तो भला आप अपनी रेस्पेक्ट कर रहे हो ना आपके रिलेशन की रेस्पेक्ट कर रहे हो। तो सी द पीपल ना, गिव देम ए कैटेगरी, गिव देम ए वे कि भाई किस इंसान की कैसी वैल्यू, कैसी रिलेशनशिप है। तो 3 ऐसे चेक पॉइंट हैं। अगर आप इन चेक पॉइंट्स की अवेयरनेस में आ जाओ, इन चेक पॉइंट्स को अगर आप पकड़ लो, आप जिंदगी भर तक के लिए सोर्ट हो जाओगे ना कहने के लिए। पहला चेक पॉइंट क्या है? फीलिंग को देखो। दूसरा, आपके कमिटमेंट और वैल्यू सिस्टम से देखो अलाइन है क्या। तीसरा, जो इंसान आपके पास आया है उसके साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है, क्लोज रिलेशनशिप है या कैजुअल है। क्योंकि हर इंसान जो एक कैजुअल रिलेशनशिप रखता है, आपके पास कोई ऑफर लेकर आ रहा है, तो उस कैजुअल रिलेशनशिप में क्यों क्रिएट होना है? क्लाइंट ने बोला आपको कि सर मेरे लिए ना ये वाला काम कर दो, आपको लग रहा है कि अरे काम करते तो मेरी ना फीलिंग पेन में है, बर्डन में है, मेरे को ना मजा नहीं आएगा, बट क्योंकि क्लाइंट है कर देता हूँ। तो पहला ही चेक पॉइंट पे आपको दिख गया था ना। दूसरा, आपको दिख रहा था कि यार मेरा कमिटमेंट का जो वैल्यू सिस्टम है वो कहता है कि इस लेवल से नीचे जाके नहीं काम करेंगे। जैसे कि कोई बंदा 15,000 रुपए की फीस में भी मेरे से जब डिस्काउंट मांगता है, तो मेरा कमिटमेंट, मेरा वैल्यू सिस्टम है, इसको देनी नहीं वैल्यू भाई, ये उस वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहा है, ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। तीसरा, रिलेशनशिप उस बंदे के साथ क्या है। तो अगर आपने ये 3 चेक पॉइंट्स पकड़ लिए तो आप रेडी हो ना कहने के लिए। अब बात यह थी कि जी मैं रेडी तो हो गया ना कहने के लिए, और मुझे ऐसे बहुत सारे लोग भी दिख गए। 100 में से मेरे को ऐसे लोग दिखे 2 जिनको हर हालत में मैं यस कह सकता हूँ, 98 तो ऐसे दिखे जिसको ना ही कहना है। लेकिन योगेश्वर जी, समस्या है कि ना कहूं कैसे, बोलूं कैसे, क्योंकि ये 2 छोटे से शब्द नहीं निकल रहे अंदर से। तो इसको भी सिखाते हैं।
इसको बताते कि भाई ये नो कहना कैसे है। तो पहला स्टेप, आप नो कैसे कह सकते हो? तो बहुत सिंपल है पहला स्टेप, बेस्ट एंड स्ट्रेट क्लियर फॉरवर्ड नो। बिल्कुल ना कह सकते हो, इसके लिए कोई लाल अगर नहीं करनी। तो पहला तरीका क्या हुआ आपके लिए नो कहने का? नो मतलब नो। जैसे आपके पास इंश्योरेंस कॉल आती है बहुत बार कि सर इंश्योरेंस ले लो, ये है वो है, आप क्या कहते हो उसको? भैया दोबारा कॉल मत करना, हमें नहीं चाहिए। हाँ, तो आप क्यों कह पाए नो को? वो भी तो इंसान आपसे उम्मीद कर रहा है, वो भी तो चाह रहा है ना कि उसकी मदद कर दो आप। क्योंकि वो 3 पिछले पैरामीटर आपको पता था कि मेरे इसके साथ कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, ना ही मेरा कमिटमेंट है, और मुझे पता है कि अगर इसको मैं यस कहूंगा तो मेरे को बर्डन फील होगा, मेरे को पेन फील होगा, मेरा टाइम खराब होगा। तो जब आप यहां पे इस क्लियर कट नो को समझ सकते हो, तो बहुत सारी लाइफ में आपकी ऐसी चीजें आती हैं जहां पे आपको उसको नो बहुत क्लियर कहना सीखना पड़ेगा। पहला, क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नो विदाउट फेक होप और प्रॉमिस। जहां आप फेक होप दे देते हो, प्रॉमिस दे देते हो, वो गलत होगा। रादर देन पोलाइट वे में कि मैम मैं इंश्योरेंस नहीं ले पाऊंगा, मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। रादर देन उसको बोलो कि मैडम देखो मैं तो इंश्योरेंस नहीं ले पाऊंगा, अभी मैं बिजी हूँ, मैं कोशिश करूंगा 1-2 लोगों से बात करके, क्या पता कोई दूसरा ले ले। अब आपने उसको होप दे दी, उसको प्रॉमिस कर दिया, तो क्या करेगी वो लड़की? फॉलो अप। है भाई धर्म, संदीप जी, विनोद जी? तो अब अगर करेगी, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी मेरे से कि हाँ एक्सपेक्टेशन सर बढ़ तो दी ना, करवा ही देंगे। हाँ, कि धर्म मेरे को 5,000 रुपये उधार दे दे, कि देख यार मैं तो नहीं दे पाऊंगा बिल्कुल भी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कल बताता हूँ। तो फिर वो क्या करेगा इंसान? कल आपको फोन करके पूछेगा, बताओ जी क्या करोगे नहीं करोगे। तो दैट मीन्स पहला स्टेप क्या है कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे आप क्लियर कट नो कह सकते हो। आप ये कह रहे हो, योगेश्वर जी ये तो समझ में आया कि बहुत सारे को तो बोल देंगे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे फंस जाते हैं ना, सिचुएशन ऐसे होती है जहां पे थोड़ा सा नो कहना गड़बड़ होता है। कोई नहीं जी, उसका भी समाधान है हमारे पास में। उसका समाधान है थॉटफुल से नो, यानी कि नो कहो लेकिन थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा समझ कर। जब भी आप नो बोलो तो नो से पहले सॉरी नहीं बोलना है। क्या मैं बता रहा हूं कि आपने, किसी ने आपसे कुछ काम के लिए बोला, जैसे कि एग्जाम्पल है, पैसा ही सबके लिए ज्यादातर मैटर करता है, उसको लेते हैं। मैंने कहा कि वरुण जी, संदीप जी, धर्म जी, मेरे को 1,00,000 रुपए उधार दे दो। तो ज्यादातर आंसर लोगों का क्या होता है? सॉरी यार मैं नहीं दे पाऊंगा। वाई यू फील द सॉरी? बिफोर सेइंग नो, वाई यू आर फीलिंग द सॉरी यार? सॉरी हम किस चीज के लिए फील करते हैं? थोड़ा सा बताओ। जब हम कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, अंदर से लगे यार मैं कह नहीं पा रहा, इसलिए सॉरी बोल देते। है ना? तो सॉरी कहीं ना कहीं आपका जो ड्रिवन एनर्जी है वो नेगेटिव की तरफ से आता है, रादर देन मेक योर नो फ्रॉम पावरफुल एनर्जी। पावरफुल एनर्जी क्या है कि जिस बंदे ने आपसे उम्मीद की है, तो सबसे पहले उसको थैंक यू बोलो। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग, थैंक यू फॉर एक्सपेक्टिंग, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी। थैंक यू धर्म, ट्रस्टिंग मी कि मैं तेरे काम आ सकता हूँ, तेरे को 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ। पहले उसको एक्नॉलेज तो कर दो, वो बंदा जिस उम्मीद से आया आपके पास में कि वरुण जी क्या आप मेरे साथ न्यू ईयर की पार्टी मनाओगे, मेरे साथ रात भर घूम के आओगे? आप क्या बोलोगे? सॉरी भैया मैं तो ऑलरेडी बिजी हूँ। वही गोबर गणेश कर दिया सारा। पहले उसको एक्नॉलेज तो कर दो, थैंक यू भैया, ट्रस्टिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि मैं आपकी पार्टी में आऊँ और मैं आपके साथ चलूँ। योर कन्वर्सेशन हैज टू बी इन दैट वे। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी से पूछते हो आप कैसे हो, आप बोलते हो ठीक हूँ, उसको रिप्लेस करो कुछ अच्छे वर्डों के साथ। ऐसे जब भी किसी को आपको नो कहना है, उस नो कहने से पहले उसको एक्नॉलेज करो, क्योंकि वो आपसे कुछ उम्मीद कर कर आया है, आप पे कुछ ट्रस्ट कर रहा है, आपसे कुछ विश्वास कर रहा है। उसके बाद क्या बोलोगे? से सिचुएशन और रीजन विद इमोशन, कि थैंक यू धर्म, मेरे से उम्मीद करने के लिए मैं तेरे को पैसे दे पाऊंगा दोस्त, मेरे से एक्सपेक्ट करने के लिए थैंक यू।
लेकिन दोस्त सच बताऊं तो अब क्या बताओगे आप अपनी सिचुएशन बताओगे, अपना रीजन बताओगे, अपना इमोशन बताओगे कि दोस्त मैंने ना घर पे डिस्कस किया था और मेरे परिवार ने एज ए कलेक्टिवली डिसाइड किया था कि हम पैसे का लेन देन है ना अगले 3 महीने तक ना किसी के साथ नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे साथ खुद एक फाइनेंशियल सिचुएशन या एक दिक्कत चल रही है। कि दोस्त मेरा ना ऑलरेडी एक प्रॉमिस हो रखा है पिछले 1 महीने से किसी के साथ पार्टी पे जाने के लिए, और उसने ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट बुक कर रखा मेरे कहने से। यानी कि आपको क्या देना है, अगर वो इंसान आपके क्लोज है, कैजुअल में नहीं बोलना है ये कि कैजुअल रिलेशन तब भी आप सबको ये ज्ञान देते फिर रहे हो। जो इंसान आपको लग रहा है कि आपके लिए क्लोज है और आपको उसको नो कहना है, तो पहले नो में कहते हो तो उसको एक्नॉलेज करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी एक्सपेक्टेशन को अपने साथ लगाव करना है, फिर अपनी सिचुएशन को, अपने रीजन को विद इमोशन बताना है। और तीसरा स्टेप तभी यूज करना है जब आपके पास हो, यानी कि नो के साथ में आप उसको कोई ऑप्शन या कोई रिकमेंडेशन देना चाहो, अगर आपको दिल से अंदर से आ रही है तभी दो, अदरवाइज मत दो। जैसे कि धर्म जी, मुझे पता है कि आपने मेरे से उम्मीद की, मैं बड़ा महसूस कर पाया कि आप मेरे से इस उम्मीद के साथ आए, बट क्योंकि एज ए फैमिली हमने डिसाइड किया है अगले 3 महीने तक हम किसी को फाइनेंशियल मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें खुद कंस्ट्रेंट चल रहा है। हाँ, लेकिन मैं आपके लिए ना किसी छोटे लोन का अरेंजमेंट करा सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो फाइनेंस पैसा ब्याज पे उधार देता है, मैं उससे कनेक्ट करा सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप उससे बात कर लो, वो शायद आपकी मदद कर दे। यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपको तभी ट्रिगर करना है जब आपके पास जेन्युइनली कोई ऑप्शन, कोई रिकमेंडेशन है, बेवजह उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं देनी है। नहीं तो पहले 2 स्टेप्स में क्लोज रिलेशनशिप के लिए काम चल गया है। आर यू गेटिंग, आर यू प्रेजेंट व्हाट आई एम सेइंग? तो थोड़ी सी यहाँ पे शेयरिंग लेते हैं। तो शेयरिंग क्या ले रहे हैं, हमने ये समझने की कोशिश करी कि नो ना कहने से कितना हमें नुकसान हो रहा है, कितनी दिक्कत हो रही, कितनी परेशानियां हो रही, हम अपने आप को पनिश कर रहे हैं, अपनी स्टेसी कर रहे हैं। दूसरा, हमने समझा कि अगर हम नो कहना सीख ले सच में बहुत सारे फायदे होंगे। फिर हमने देखा कि अगर नो कह रहे हैं तो सबसे पहले नो कहने का चेक तो कर लें कि नो किस वजह से, या चेक किया जा सकता है नो कहना है यस कहना है। तो उसके हमने 3 पैरामीटर देखे। उन 3 पैरामीटर में अगर वो सेट बैठ रहा है और फिर भी सिचुएशन आ गई नो कहने की, तो 2 तरीके हैं। पहला नो स्ट्रेट नो विद पोलाइटनेस, दूसरा नो विद थॉटफुल नो, नो विद एक्नॉलेजिंग, अप्रिशिएटिंग, विद रीजन एंड विद ऑप्शन। तो नाउ आई वांट योर शेयरिंग कि अभी तक की कन्वर्सेशन में क्या प्रेजेंट हुआ, क्या क्रिएट हुआ। सबसे पहले तो ये क्रिएट हो रहा है कि वो जो मेरे को अपना आंसर भी मिल गया एक्चुअली, वो जो था ना वो वैल्यू सिस्टम से डिराइव होता है कि अगर वैल्यू सिस्टम अलाइंड है और तब मतलब वो हिचक है किसी चीज को लेके, तो देन इट्स वर्थ टेकिंग दैट कॉल। और दूसरा, हर रिश्ते को मतलब वो एक सेग्रीगेशन, क्योंकि मेरे अंदर मैं तो बहुत करता हूँ ये, तो मेरे लिए वो ज्यादा हिट किया कि हर कोई ह्यूमन बीइंग है, हर कोई वो है, तो वो एक सेग्रीगेशन कहीं ना कहीं तो रहती है ना कि एक इम्पोर्टेंस इतनी है, इतने सालों से रिश्ता है, वो ये है वो है, तो उसको आप कुछ तो वेटेज दोगे। ये थोड़ी है हवा में कर दी वो चीज। तो उनके लिए अगर आप रीजनिंग दे रहे हो विद जेन्युइन रीजनिंग, तो वो वर्थ है। बहुत सारे रिश्तों में आप डायरेक्ट मना कर सकते हो वहां पे, और ये उम्मीद वाला टोकन मैं भी कई बार ज्यादा दे देता हूँ कि अभी तो नहीं हो पाएगा मोनिका जी, थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ आपको। तो वो बेफालतू की एक होप है जिसकी वजह से फॉलो अप होता है, बेफालतू का स्ट्रेस और रिलेशन खराब। तो आज ही मैं वहां पे बोल दूंगा, मैडम देखो मेरे को इंश्योरेंस में कोई लेना देना नहीं है, मेरे को नहीं करवाना है। तो मेरे लिए एक तो वो बहुत बड़ी ओपनिंग हुई है। नाइस, बहुत बढ़िया। धर्म, संदीप जी, विनोद जी। मैंने ये बहुत पहले थोड़ा चेंज कर लिया है कि मैं डायरेक्टली, जैसे जो हमारे रिश्ते होते हैं तो जो प्रोफेशनल रिश्ता है तो वहाँ तो मैं डायरेक्टली, मैं सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोलता उन्हें, थैंक यू, मैं डायरेक्टली नो कर देता कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो इमोशनल है वहाँ ज्यादा बह जाता हूँ, तो वहाँ आप चार्ज मैडम को दे दिए कि जो भी लेना देना सब कुछ है मैडम करो, अपने तो कुछ नहीं है जी, मैं तो नौकरी करता हूँ इनकी, मैडम की। बहुत बढ़िया, नाइस। या फोन ऑन जो घर से रिलेटिव के नंबर वो मैडम का है, मेरा बंद कर दिए। बहुत बढ़िया,
नाइस। इमरजेंसी कोई भी कॉल आए घर की, पड़ोसी, उनकी पड़ोसियों की, गांव से, फैमिली से, तो मैडम देखेगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो देखेगी, मैं बात ही नहीं करता उस मैटर। यस, जैसे कि यहाँ पे एक शेयरिंग है, अगर रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए, जैसे बहुत बार है ना, वो कुछ कोर्सेज करते हैं महंगे वाले, तो महंगे वाले कोर्सेज में हम पैसा फट से दे देते हैं। पैसे के लिए ना हमेशा एक रूल सेट कर लो कि पैसे का डिसीजन आप इंडिपेंडेंट नहीं लोगे, यू हैव टू इंक्लूड एनी ऑफ द पर्सन। कोई दोस्त होगा, कोई आपका पार्टनर होगा, कोई आपका फैमिली मेंबर होगा, आपकी वाइफ होंगी, आपके फादर होंगे, किसी ना किसी एक बंदे को इंक्लूड करो और अपनी हैबिट में ले आओ कि भाई देखो पैसे का डिसीजन तो ना उनके पास है, वैसे तो ना है, और आपको लगता है कि उसकी मदद करना चाहते हो, बोला मैं एक बार उससे पूछ के बताऊंगा, ताकि आपके पास समय आ जाता है उस इमोशन से बाहर निकलने का। डोंट टेक मनी डिसीजंस विद यू ओनली, ये सबसे बड़ी चीज आपको सीखनी होगी। जैसे किसी ने एक बड़ी अच्छी शेयरिंग की थी मेरे साथ में, मेरे को अच्छी लगी थी, कि उसने बोला कि विशेष जब भी कोई मेरे से पैसे मांगता है ना, उस भाई को मैं क्या आंसर करता हूँ, मैंने लर्निंग ले ली कि भाई साहब अभी ना मैं 2 दिन पहले एक पंडित से मिला, पंडित ने बताया मेरे को कि अगले 90 दिन तक किसी को भी अगर तूने पैसे दिए तो तेरा एक तो उसके साथ रिलेशन खराब होगा, और जिसको पैसे दिए शायद उसका भी काम ना बने, तो मैं पैसे देना तो चाहता हूँ लेकिन मैं तेरे को 90 दिन के बाद दे दूँ। तो मैंने कहा जी बड़ी अच्छी लाइन बोलते हो। तो यू हैव टू क्रिएट मनी वाली लाइन, आपको एक परमानेंट फिक्स करके रखनी होगी आप। जैसे धर्म ने बोला कि उसने फाइनेंशियल डिसीजन वाइफ के ऊपर अलाइन कर रखी है, जी वाइफ बताएगी कि देना है नहीं देना, क्या करना है इन दैट। तो ऐसे ही पैसे की जब भी बात होगी, संदीप जी, विनोद जी, या जो भी इसको देख रहे हैं, आपको मनी से रिलेटेड एक बीच में वो कहते हैं ना स्टेज लानी पड़ेगी, एक इंसान को लाना पड़ेगा। गुड टू गो, नेक्स्ट शेयरिंग। तो अब हमने देख लिया कि जब हमें नो कहना है तो नो 2 तरीके से कहा गया। हमें एक एबिलिटी बिल्ड करनी है लोगों के साथ में, जहां हमारे रिलेशन है, जहां हमारे थोड़े से क्लोज रिलेशन है, वहां पे सॉरी ना कह के एक्नॉलेज के साथ क्रिएट करना, और उसको उसके हिसाब से बात करना है। नाउ हाउ टू गिव द फीडबैक, ये भी एक टॉपिक था जो हमें कवर करना था, फोकस करना था। तो इसके लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, फीडबैक का एक मूल मंत्र है, लिख लो। फीडबैक कभी भी ओपनली नहीं दी जाती, लोगों के सामने नहीं दी जाती। फीडबैक 1-to-1 में दी जाती, इन पर्सन दी जाती। एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, ग्रेटिट्यूड पब्लिक में दिया जाता है, सब लोगों के सामने दिया जाता है। ये रूल है, यूनिवर्सल रूल है, समझ लो। क्या बोला मैंने? किसी का फीडबैक इंडिविजुअल देना है, यदि कुछ जैसे सो गया कोई मीटिंग में, तो उसको सबके सामने नहीं बोलना है, इंडिविजुअल बोलना है। यस, और थैंक यू या कुछ बोलना है तो फिर पब्लिक में अप्रिशिएट करो कि हाँ जी ये बहुत अच्छे इंसान है, उनकी प्रशंसा वगैरह करनी है तो। यस, एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज लव टू बी एक्नॉलेज इन पब्लिक। हमें तारीफ सुनना पब्लिक में बहुत पसंद होता है, ये ह्यूमन का नेचर है भाई। उस ह्यूमन के नेचर के हिसाब से काम करना है। हमें जब भी कोई सोई बताएगा, कोई फीडबैक देगा, कोई क्रिटिसिज्म करेगा, कोई डांटेगा, वो अकेले में करना है। ये खून में हमें डाल लेना है, पहली चीज। क्लियर हो गई है? दूसरी चीज कि जी योगेश्वर जी ये तो बता दिया ठीक है, लेकिन जाके फीडबैक दूं कैसे दूं, सोई कैसे बताऊं, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे बताऊं? क्योंकि बहुत बार लोग फीडबैक को एज ए जजमेंट बताते हैं, एज ए उल्टी बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे करके बताते हैं। तो दैट इज नॉट ए गुड वे ऑफ एज ए ह्यूमन बीइंग। आपको एक मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं शिट सैंडविच। शिट सैंडविच क्या बोलते हैं कि अगर आपको कोई गंदी चीज बोलनी है तो दैट हैज टू बी लेयर, दैट लेयर विद पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्योंकि फीडबैक बहुत बार लोगों के लिए एक नेगेटिव की तरह होती है, वो सोई की तरह नहीं देखते, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की तरह नहीं देखते, वो उसको कमी की तरह देखते हैं जब हम फीडबैक देते हैं किसी को। तो इसीलिए मैं इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ लोगों के डिक्शनरी में कि यार मेरे पास ना एक सोई है। भाई क्या सोई मतलब कि तेरे ना एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो ये कन्वर्सेशन उस इंसान के लिए ना बड़ी पॉजिटिव हो जाती है कि यार मेरे को कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बता रहा है, रादर देन कि यार मेरे को ना एक चीज लगी तेरे बारे में, मेरे को एक कमी लगी, मेरे को एक फीडबैक देनी है। तो ये थोड़ा सा ना नेगेटिव एनर्जी वाला वर्ड बन जाता है। तो आपकी कन्वर्सेशन में क्या होना चाहिए कि धर्म जी, संदीप जी, विनोद जी, मैं आपको ना एक सोई बताना चाहता हूँ, एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है आप इतना अच्छा ऑब्जर्व करते हो, इतना अच्छा बोलते हो, इतने अच्छे से लोगों की तारीफ करते हो,
लेकिन इस तारीफ में जो आप ना स्ट्रेट लोगों को बता देते हो ना, अपफ्रंट पे मुंह पे बोल देते हो, ये आपको रिप्लेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी ना रिलेशनशिप उस इंसान के साथ नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। तो अगर आप मेरी इस कन्वर्सेशन को पकड़ो, मैंने 3 चीजें डाली इस कन्वर्सेशन में। पहले मैंने उसको अप्रिशिएट किया है, फिर उसको फीडबैक दी है, और फिर मैंने उसको अप्रिशिएट किया है। तो आपकी सोई, आपकी फीडबैक, आप जब किसी को कोई सुझाव दो, कोई उसके अंदर इंप्रूवमेंट की चीज बताओ, तो दैट हैज टू बी लेयर विद पॉजिटिव, देन दैट पार्ट जो आप देना चाहते हो फिर पॉजिटिव। लास्ट का पॉजिटिव अगर नहीं भी है तो बट आपकी कन्वर्सेशन हमेशा पॉजिटिव से शुरू होनी चाहिए कि संदीप जी, आपकी शेयरिंग है ना हमेशा बड़ी ईगरनेस के साथ होती है, आप हमेशा क्लास में ना पार्टिसिपेटिव रहते हो, बहुत कुछ बताते हो। लेकिन अगर ये फीडबैक जो शेयरिंग अगर थोड़ी सी छोटी कर लो ना आप, तो उससे क्या होगा ना, समय भी बचेगा और वो क्रिस्प एंड क्लियर रहेगी। तो दैट इज द बेस्ट वे टू से, रादर देन कि संदीप जी आप ना बहुत ज्यादा बोलते हैं। उससे क्या हो जाएगा, बंदा उस फीडबैक को ले ही नहीं पाएगा, उसका एज ए ऑफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म में आ जाएगा। तो अगर आप किसी को भी एक फीडबैक दे रहे हो तो आपने पहले क्या दिया, पॉजिटिव, और फिर उसके बाद वो फीडबैक दी अपनी तरफ से। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे जो आप लोगों के दिल में है एक दूसरे को बोलने को लेकर या मुझे देने को लेकर। तो एक सोई या एक फीडबैक हमें देनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है हम 3-5 को अभी। तो विल शेयर, कोई सुझाव एक दूसरे को देना है, मुझे देना है या किसी और इंसान को आपको देना है कि मुझे इस इंसान को ना ये फीडबैक देनी थी जो आपकी लाइफ में है। तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं अभी, इमीडिएटली 30 सेकंड लगाकर। मैं बोल लेता हूँ वाईसीटी के आपके लिए। जी। आपका एक तो मतलब मुझे कोर्स ना बड़ा ही प्रैक्टिकल, बहुत ही क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेबल। और आपका जो मतलब आप लग के हमारे को इतना वो होता है कि यार हम हमारे लिए आप लगे पड़े हो, और साला हम ही नहीं कर रहे हैं। 6 बजे बंदा उठ के तैयार बैठा है, लेक्चर कंटिन्यू 2 घंटे बोल रहा है, हमें उठ के सुनने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये चीज बड़ी जबरदस्त लगती है आपकी, जो कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करी। शायद कोई मैंने एनरोल नहीं करा इसलिए, या मुझे कोई लगा नहीं उतना वैल्यू फॉर मनी। तो आपका कोर्स जो है गजब वैल्यू फॉर मनी है ना। मुझे जो थोड़ा सा लगता है सोई जो है, कि आपको अपना ना, आजकल जमाना है साला शो ऑफ का या प्रेजेंटेशन का। आप हो जेन्युइन आदमी, तो क्या होता है, जेन्युइन आदमी को आजकल कोई खरीदता नहीं है साला, जो मेरे को लगता है। उसको बिल्कुल लगता है शो ऑफ है। आज की 90% जरिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग चल क्यों रहा है, सब सही। शो ऑफ है। बैकग्राउंड क्या है किसी को नहीं पता, बट वो दिखाते ऐसे हैं कि वही किंग है, वही वो है। तो अपने को, मेरे को लगता है जो मार्केटिंग एलिमेंट या शो ऑफ एलिमेंट थोड़ा सा लाना पड़ेगा। बहुत और बढ़िया। थोड़ा सा और लैंग्वेज, मतलब बड़े बड़े वर्ड यूज करने पड़ेंगे, जो होते हैं ना गूगल में मिल जाएंगे आपको, जिससे लोगों को लगे आ हा ये तो मैंने सुना ही नहीं। आप बड़ी हार्ट टू हार्ट वाली लैंग्वेज यूज करते हो। जी। वो ना आपको लगता है अरे यार ये तो मेरे को पता ही है, इसमें कोई नया तो है नहीं। वो मतलब मैं किसी का नाम लूंगा, एक जो बहुत बड़े कोच हैं, उनके कफलिंग वगैरह, शर्ट टक चोटी पोटी डोटी सब रहती है, और 5 स्टार में कराते हैं, तो आधा तो वहीं गिर जाता है आदमी, है ना। तो तो आजकल मेरे को लगता है आपको अपना शो ऑफ एलिमेंट देना चाहिए, बट आप अपना पर्सनालिटी मत चेंज करना। जो वाह। आप कंटेंट देते हो, सीरियसनेस, सिंसेरिटी, पूरे तन मन धन के साथ, वो वाह, बढ़िया चीज। उससे मतलब उसको कंटिन्यू रखना, बट शो ऑफ मजा आ रहा है। एलिमेंट आना चाहिए। बहुत बढ़िया। कैन यू सी कितना बेस्ट एग्जांपल विनोद जी ने दिया। पहले मेरे को एक्नॉलेज किया, फिर सोई दिया है, और बाद में फिर वापस से उसने एक्नॉलेजमेंट से कवर कर लिया है। आर यू गेटिंग? दिस इज द बेस्ट वे टू गिव फीडबैक, टू गिव योर सजेशंस, टू गिव योर सोई, या किसी को कुछ कमी बताना, कुछ रेकमेंड करना है, दैट इज द बेस्ट वे। हु विल प्रैक्टिस नाउ नेक्स्ट? मजा आ गया विनोद जी। वाईसी भाई, आप बहुत अच्छा करते हो और बहुत अच्छा बिजनेस कोच हो, और आगे मैं फ्यूचर में वो भगवान से ज्यादा एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप बहुत अच्छा करोगे। हम्म। लेकिन जो हमारी क्लासेज होती हैं, क्लासेज में आपका अच्छा है, इंट्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन लास्ट में जो बोरिंग है वो 1:30 से 2 बजे का ना, लोग बोरिंग सा फील करते हैं। तो उस टाइम 2-5 मिनट का कोई ऐसा वीडियो या म्यूजिक चला दो कि जिसमें एक बार दोबारा जुनून आ जाए। हम्म। ये एक सोई का पार्ट मेरे हिसाब से हो सकता है। और हम्म। लास्ट में तो आप सब कुछ अच्छा करते ही हो, और भगवान से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे हम और आप दोनों मिलके और पूरी टीम बढ़ती रहे। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा शेयरिंग था। ये एंटरटेनमेंट वाला पार्ट एक इंसान को दिया गया था जो आज रोटियां बना रहा है, उसको आकर एंटरटेनमेंट खींचना था हमारा कल की क्लास में, अदरवाइज मैं खुद इसको अपने चार्ज में रखता। बट आई हैव टेकन दैट फीडबैक, अगली बार से मैं खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा। संदीप आप प्रैक्टिस करो,
जरूरी नहीं कि मुझे ही आप सोई बताओ, मेरे को बता रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो लिख लिए दोनों पॉइंट, विनोद जी का भी धर्म का भी। बट लेट्स डू ए प्रैक्टिस कि आपको अगर किसी को फीडबैक देने की प्रैक्टिस करनी हो तो हाउ विल यू डू इट? सोचना पड़ेगा। हाथ वाथ क्रिएट कर दो। धर्म को देना तेरे को कोई सुझाव कैसे देगा? कोई फीडबैक देनी है धर्म को या वरुण को या विनोद को? बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी वरुण के लिए बोलता हूँ। तो जो आज आपने एक ऑरा वाला वर्ड यूज किया था ना वरुण के लिए, सॉरी वरुण ने खुद यूज किया था, तो वो उससे आता है, झलकता है, बढ़िया ऑरा है, और उसको देखते ही ना एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। फीडबैक ये है कि टाइम मिसमैच हम लोग दोनों एक दूसरे का है, मतलब हमारा और उसका, तो इस वजह से हम लोग मिल नहीं पा रहे। तो हम लोग वो कमिटमेंट नहीं है इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें एक दूसरे को इम्प्रूवमेंट के लिए करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आज इनिशिएटिव लेके ग्रुप में बोला कि वो मेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वो एक्चुअली वो वर्ड बोलने से मेरे से कनेक्ट हो गया, और मैंने साथ साथ उनको व्हाट्सएप पे पिंग किया कि इवनिंग में मैं फ्री रहता हूँ। मुझे पता है आज उनका क्लास है, इसलिए आज नहीं बोला। अदरवाइज कभी भी इवनिंग में हम कनेक्ट होके लेट्स नो ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर। बहुत बढ़िया, बेस्ट वे। एक्नॉलेज किया, कमिटमेंट की बात बताई कि तेरा कमिटमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, और साथ में एक्नॉलेज किया लास्ट वाली चीज की दैट इज गुड, दैट इज अ 3 वे। बहुत बढ़िया वरुण, नाउ यू कैन डू विद एनी ऑफ द पार्ट। आपको धर्म को, संदीप को, मुझे अगर कुछ सोई दिखाना हो, बताना हो, कोई फीडबैक देना हो, तो हाउ विल यू प्रैक्टिस इट? धर्म को दे दे, हैं? धर्म को दे दे, धर्म को तो जानता ही हो ना। दे आर वेरी नहीं गुड इनटू फीडबैक। हम फीडबैक देने में एज ए ह्यूमन बहुत पावरफुल होते हैं, जब मैं बताता हूँ क्या करना है। नहीं, द पॉइंट अभी ऑनेस्टली मेरे को ऐसा कोई सोई तो नहीं है मेरे को, लेकिन एक पार्ट पे कि अभी जो विनोद भाई ने, सबसे पहला विनोद भाई ने बोला था। यस। तो विनोद भाई आपने जो शेयरिंग करी वो जबरदस्त थी, इन टर्म्स ऑफ कि हमें भी प्रेजेंट हुआ, आपके ख्याल भी प्रेजेंट हुए, तो उस एक्सप्रेशन के लिए दाद देता हूँ मैं। आपने बहुत दिल से किया वो। एक सोई जो है कि किसी बंदे की, योगेश्वर भैया की जो यूएसपी है वही उनकी सादगी है, और अगर वहां पे वो बदलाव आ गया और वो भी एक रवि तलरेजा या व्हाटएवर XYZ बन गए, तो वो योगेश्वर नहीं रहेंगे, वो दिल एक मेंटर नहीं रह पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हर किसी का जो आपने नजरिया पेश किया, वो नजरिया बहुत तारीफ काबिल था, तो वो सुन के बड़ा अच्छा लगा, तो उसके लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो आपने भी वो तीनों एलिमेंट यूज कर लिए, पहले विनोद जी को एक्नॉलेज किया, फिर आपने सोई बताया, फिर वापस से आपने उनको एक्नॉलेज कर दिया। तो दैट इज द बेस्ट वे। आपको ना ये सीखनी है चीज। ये अगर हम 1 हफ्ता 10 दिन लगाएंगे ना, हमारे खून में चली जाएगी, जैसे मेरे खून में चली गई ना, कि जब मेरे से पूछता कोई भी, हेलो योगेश्वर जी कैसे हो, तो मेरे दिमाग से ज्यादातर निकलता है बहुत बेहतरीन और खुश। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम अपने बिहेवियर में, पैटर्न में ले आएंगे, तो हमारा एज ए ह्यूमन लाइकिंग, हमारा नोइंग, हमारा ट्रस्ट लोगों के साथ पावरफुल में बिल्ड हो जाएगा। तो आज की अगर इस क्लास को मैं समराइज करूं, तो हमने बात की 2 चीजों की, कि कैसे आपको नो कहना सीखना है, दूसरी हमने बात की कैसे आपको फीडबैक देना सीखना है। तो फीडबैक में 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, कि फीडबैक हमेशा 1 to 1 दी जाती है, पब्लिकली नहीं दी जाती है। पहला, एप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट पब्लिकली दिया जाता है। दूसरा, जब हम दे रहे हैं तो उसको सिट सैंडविच, पॉजिटिव स्कोप और पॉजिटिव के साथ क्लोज करना होता है इस ब्रैकेट को। तीसरी जो चीज रह गई थी, जो मेरे को अभी कन्वर्सेशन में दिखी थी, आपकी कन्वर्सेशन में, फीडबैक में बी प्रेजेंट, बट वर्ड नहीं होना चाहिए। बट वर्ड है ना, बड़ा नेगेटिव वर्ड होता है, एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। बट से पहले वाली चीज 0 हो जाती है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि वरुण आप बहुत बढ़िया इंसान हो, बहुत मेहनती हो, बहुत कुछ अच्छा करते हो, बट, तो बट के बाद क्या हो रहा है कि यानी कि पहले वाली चीज होगी 0, अब जो मैं बताऊंगा वो सत्य है। तो मैं बट की जगह वर्ड यूज करना एंड, बट की जगह यूज करना है मुझे लगता है, ताकि आप उस चीज को अपने ऊपर ले जाओ कि ये मेरी फीलिंग है जो अलग हो सकती है। दैट इज द थिंग। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। विद दैट डिस्कशन आज की क्लास हमारी कंप्लीट है, एंड यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। विद दैट नोट, लेट्स कंप्लीट टुडेज क्लास। देखो हमने तो बोला था हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए काम करेंगे, तो सब